बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the major issue of today's world, climate change. Students, as you all know, we all are suffering from climate change and its मेजर इफ़ेक्ट्स ऑन द अर्थ कि हम क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा स्वेरली इस टाइम पर इस वक्त में फ़ेस कर रहे हैं और जिसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की फॉर्म में और इर्रेगुलर रेन्स, इर्रेगुलर प्रेसिपिटेशन और सीज़न चेंजिंग की फॉर्म में आपको नज़र आते हैं। मतलब हमारे वेदर पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, जो कभी पहले हुआ करते थे आज वैसे नहीं हैं, या हमारा वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस पे चला गया है। सो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कॉजेज़ हैं और कौन सी ऐसा फिनोमेना है जो इन चीज़ों पर या हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा असर डालता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड दैट मेजर प्रॉब्लम इज़ क्लाइमेट चेंज. Let's see what is climate change. Climate change may be discussed as like जो पहले हमारी climate की conditions थी वो अब नहीं है. But before this you must understand what is climate. सबसे पहले आपको ये पहले पता होना चाहिए कि climate होता क्या है और weather का climate के साथ क्या relation है. Students, daily routine में आप इर्द गिर्द देखते हैं weather की क्या condition है. Weather is basically a particular condition या किसी particular टाइम पे शॉर्ट टाइम का जो हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है. एटमॉस्फेयर में आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ. तो अर्थ के इर्द गिर्द जो ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, वेदर इट इज़ इन अ हाई टेम्परेचर, वेदर इट इज़ गिविंग यू प्रेसिपिटेशन. और प्रेसिपिटेशन क्या होती है बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे. तो प्रेसिपिटेशन इज़ कमिंग ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स इन एनी फॉर्म. प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में क्लाउड्स की सूरत से, क्लाउड्स में से पानी या हेल या स्नो की फॉर्म में ज़मीन पर जब आती है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. मतलब ये कि बादल जब बरसते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन कहलाता है. सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन जो है वो हो रही है, टेम्परेचर है, सन की क्या सूरत हाल है, क्लाउडी है, जो भी एटमॉस्फेयर की करंट सिचुएशन है उसको हम वेदर कंसिडर करते हैं. इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर एरिया के जो सालों के वेदर कंडीशंस हैं, वहाँ पर कितनी बारिश हुई है, कितनी एनुअली, ठीक है, साल के हिसाब से कितनी बारिश हुई है, कितना टेम्परेचर हाइट पे गया है, कितनी वहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुई है, वहाँ की टेम्परेचर, क्लाउड्स, विंड प्रेशर, विंड मूवमेंट किस लेवल पर रही है, इन सारी चीज़ों को मेजर करके इनकी एवरेज निकाली जाती है और तब उस जगह का वो क्लाइमेट कंसिडर किया जाता है. सो यू कैन से दैट क्लाइमेट इज़ द overall average weather condition of a place over a period of time, approximately 30 years. के ज़्यादा से ज़्यादा जो climate है वो 30 years तक के लिए काउंट किया जाता है. सो हमें साथ साथ climate चूँकि weather की एक सम अप फॉर्म है और ये हमें किसी भी जगह के weather को जस्टिफाई करने में या weather को रिकग्नाइज करने में हेल्प आउट करता है. तो ये क्लाइमेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. मतलब ये कि क्लाइमेट में आपको क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि क्लाइमेट जो है इट इज़ हैविंग सम टाइप्स ऑफ मेजर फैक्टर्स विच कैन डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. के मतलब प्लेस की जो भी अर्थ का एरिया है, पूरी होल अर्थ की, तमाम अर्थ के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में न ही अर्थ के प्लेसेस की लोकेशन सेम है, न ही अर्थ की एटमॉस्फेयर की कंडीशन सेम है. मतलब प्लेस टू प्लेस हम वेरी करते हैं ड्यू टू इट्स क्लाइमेट एंड इट्स लोकेशन. तो उस क्लाइमेट को हम डिफ़ाइन करेंगे किसी भी एरिया के फैक्टर से. मतलब कि किसी एरिया का अगर आपने क्लाइमेट डिफ़ाइन करना है तो उसकी एवरेज वेदर कंडीशन को देखना होगा.
और एवरेज वेदर कंडीशंस क्लाइमेट के फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। मतलब आपकी जो पूरे साल के अंदर वेदर की कंडीशंस हो रही होती हैं वो उस एरिया के क्लाइमेट के फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, और हम किसी एरिया के क्लाइमेट को उसके फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये कि अगर आपका क्लाइमेट जो है वो हॉट है या कोल्ड है या प्रेसिपिटेशन में हाई है, ह्यूमिडिटी हाई है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी क्लाइमेट के फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। अगर आप किसी एरिया का क्लाइमेट जस्टिफाई करना चाहो या डिटरमाइन करना चाहो तो सबसे पहले जो मेन फैक्टर है क्लाइमेट का दैट इज़ लोकेशन। ये लोकेशन जो है ये हमारी अर्थ की जो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर है, और इक्वेटर यू ऑल नो दैट इट इज़ द सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ अर्थ। के अर्थ के ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस हैं उनमें से जो सेंट्रल लैटिट्यूड है 0 डिग्री पर, जो अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली इमेजिनरी लाइन, दिस इज़ नॉट इन एक्चुअल ड्रॉन। ठीक है, ये एक्चुअली ड्रॉन नहीं है, इसको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। तो ये जो इक्वेटर है, अगर इक्वेटर से आपका डिस्टेंस कम है तो इट मीन्स आप जिस लोकेशन पे हैं अर्थ की, अगर डिस्टेंस आपका कम है तो इट मीन्स के इक्वेटर के इलाके, इक्वेटोरियल रीजन्स जिनको हम कहते हैं, ये सारे रीजन जो है सनलाइट को डायरेक्टली फेस करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे रीजन हॉट कंसिडर किए जाते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर क्लाइमेट बहुत हॉट है। हॉट होने की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा है, और इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज़ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर। तो लोकेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं उस जगह का क्लाइमेट कि का क्लाइमेट हॉट है और वेट है। ठीक है, जिस तरह से रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट वो रीजन है जो कि इक्वेटर के दोनों साइड्स पे पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन्स में होते हैं, और वहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ट्रीज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, और दूसरे नंबर पर वो एरिया सनलाइट को डायरेक्टली फेस करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको हॉट क्लाइमेटिक रीजन्स कंसिडर करते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे आप लॉन्गिट्यूडनल वाइज, लोकेशन वाइज दूर जाते जाएंगे, उसी तरह से क्लाइमेट चेंज होता जाएगा। दूसरा फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, फर्स्ट फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम सी के पास के एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है, और जो सी से दूर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस होता है। बहरहाल आज हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन अगर आपको इस क्लाइमेट के फैक्टर्स के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल अपलोड अनदर वीडियो about the factors of climate. Let's move further कि climate जो है it is the overall average weather condition for a long period of time. तो जब ये बहुत सारे climate इकट्ठे हो जाते हैं, climate जो है, climate की जो condition है, weather की जो average है, उसको जब निकाल कर हम climate को define करते हैं, तो इसी average में, इसी weather की average में जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो हम उसको क्लाइमेट चेंज कंसिडर कर सकते हैं। अब आपको पता है कि वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो एटमॉस्फेयर का जो करंट पीरियड है वो वेदर है, जबकि क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म का पीरियड है और सम अप ऑफ वेदर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब चूँकि हम क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस इफेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि हमारी अर्थ के ऊपर से जो दिन को पड़ने वाली रेजेस हैं सन की, जब वो ज़मीन को गर्म कर देती हैं, और रात के वक्त या जिस टाइम पे क्लाउड्स मौजूद होते हैं, ज़मीन को सनलाइट हीट नहीं प्रोवाइड हो रही होती, तो तब हमारी ज़मीन रेडिएट करती है। जब वो रेडिएट करती है तो वो लॉस ऑफ हीट हो रहा होता है। अब जब वो लॉस ऑफ हीट कर रही होती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एटमॉस्फेयर की जो गैसेस की कॉम्पोजिशन है वो हमारे लॉस ऑफ हीट को रोक के रखती है। ठीक है ना, वो बहुत ठंडा पड़ने देती है और ना बहुत गर्म पड़ने देती है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये अर्थ को गर्म रखने का प्रोसेस है, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कर रही होती है। याद रहे कि अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब भी रेडिएशन को स्टॉप करने का प्रोसेस बहुत इन्हांस होगा, मतलब ये कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा। अब चूँकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ग्रीन हाउस
हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, लेकिन हम चूँकि फॉसिल फ्यूल्स को जला रहे होते हैं, हम हीटिंग एनर्जीज जनरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और आज आप देख सकते हो कि यही वजह है कि जब हमने ईंधन और गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज़ का धुआं जला जला कर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब उसके बढ़ने का नुकसान ये है कि हमारे अर्थ को जो रेडिएशन का रोकने का प्रोसेस था वो ऑलरेडी हो रहा था, लेकिन हमने उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि वो रेडिएशन और ज़्यादा ट्रैप हो रही है। अब जब ये रेडिएशन जितनी ज़्यादा ट्रैप होगी, उतने ज़्यादा हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतने ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी वो हमारे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बुरा असर डालेगी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे वेदर पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएंगे तब हम इस फिनोमेना को क्लाइमेट चेंज कंसिडर करेंगे। अब हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जैसे जैसे आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का असर ये टेम्परेचर का ज़्यादा होना है। और इस टेम्परेचर का ज़्यादा होने की वजह से हमारा वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है। वेदर पैटर्न में एक्सट्रीम कंडीशंस आ रही हैं। आप देख सकते हो वक्त गुजरने के साथ साथ तूफ़ान, फ्लड्स और हरिकेन, साइक्लोन्स जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा प्रिवेल करना शुरू हो गई हैं, जिससे हीट वेव्स आने के ख़तरात हैं, ड्रॉट्स आने के ख़तरात हैं। ड्रॉट का पता होना चाहिए, नेचुरल डिज़ास्टर है, हीट वेव एक नेचुरल डिज़ास्टर है। तो ये सारे ऐसी कंडीशंस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी रेजिडेंशियल एरियाज़ के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर, हमारे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है ये राइज इन टेम्परेचर, इरेगुलर वेदर पैटर्न्स, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हमारी क्लाइमेट चेंज की वजह से वक्तन फ़वक्तन अकर होते जा रहे हैं। हाई टेम्परेचर हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ती जा रही हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स लग रही हैं। वाइल्ड फायर्स में जंगलात में जो आग का लग जाना है। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी फ्रॉस्टेड परमाफ्रॉस्ट लैंड जो है, जहाँ पर हमारी कोल्ड रीजन के जानवर, वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, तो परमाफ्रॉस्ट भी लूज़ हो रहा है। मतलब ये कि वो एरियाज़ जो जमे हुए एरियाज़ हैं या ठंडे एरियाज़ हैं, कोल्ड रीजन्स हैं, वहाँ से भी परमाफ्रॉस्ट ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है। मतलब वो एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन्स में सर्वाइव कर सकते हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा प्लांट साइकिल में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। वक्त से पहले प्लांट साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हर चीज़ एक बैलेंस में अच्छी लगती है। जैसा कि अल्लाह पाक के ज़रिए जो है ये पूरी कायनात एक बैलेंस में बनाई गई है, तो हर चीज़ एक बैलेंस में अच्छी लगेगी। लेकिन कहीं से भी अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा, वो पूरे की पूरे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डैमेज्ड असरात डालेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारी मेराइन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आइस शीट्स बहुत जल्दी से पिघल रही हैं, सी लेवल राइज़ हो रहा है। सी लेवल राइज़ होने की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, और जिन इलाकों में पानी की किल्लत है वहाँ पर ड्रॉट्स आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर और डिज़ास्टर्स किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और फिर क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग से लीड हो जाता है क्लाइमेट, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक और इसका ग्लोबल इशू यही है कि हम वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते जा रहे हैं। जैसे जैसे रिसोर्सेज लिमिटेड होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया की लड़ाई इन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बढ़ती जा रही है। हमारी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है, कॉस्ट ऑफ कॉस्टल एरियाज राइजिंग, सी लेवल होता जा रहा है, श्रिंकिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ हार्वेस्ट, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारी ज़मीनें बंजर पड़ती जा रही हैं, पानी की किल्लत होती जा रही है, और हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल, मतलब ये कि हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो रही। इट
इट मीन्स कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कोई भी रिसोर्सेज बचाकर नहीं रख रहे। पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आपको नज़र आ रहा है कि जो मेजर इसके पीछे रीज़न है वो टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन का इरेगुलर होना है और सी लेवल का बहुत ज़्यादा राइज हो जाना है, जिसकी वजह फॉरेस्ट ख़त्म होने के चांसेस हैं, कोस्टल रीजन्स थ्रेट के अंदर आ गए हैं, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन लेवल डाउन हो चुका हुआ है, वाटर रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, वाटर क्वालिटी कम हो चुकी है और इक्वालिटी ऑफ वाटर है कि जो जहाँ पर पानी मैनेज नहीं हो पा रहा वहाँ पर फ्लड्स की सूरत में पानी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर पानी रिक्वायर्ड है वहाँ पर पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसी तरह से स्पीशीज़ एंड नेचुरल एरियाज़ के अंदर से हैबिटेट लॉस हो रहा है, एनिमल्स के रहने के शेल्टर होम डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारी एनिमल स्पीशीज़, हमारी प्लांट स्पीशीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन वायरल इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं, एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो चुकी हुई है, लंग्स प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों में आना शुरू हो गए क्योंकि हमारी एयर के अंदर भी पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा शामिल हो गया। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और काइंडली आई कैन ओनली रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।